वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सीआरपीसी के लेक्चर में हम लोग द चार्ज आरओ को डिस्कस करेंगे और यूनिट 2 में हम लोग आ चुके हैं। यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि यूनिट 2 में जो सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से बनते हैं। यूनिट 2 में मेन टॉपिक तो चार्ज ही है, आरोप पर क्वेश्चन बनते हैं और दो तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनता है कि आरोप से आप क्या समझते हैं, आरोप की अंतर्वस्तु क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ चार्ज, और आरोप में अगर त्रुटियां हैं, गलतियां हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एरर ऑन द चार्ज, और यदि आरोप में कोई परिवर्तन किया जाता है तो फिर उस परिवर्तन को कैसे जो है सूचित किया जाएगा, कैसे उसको जो है तब्दीली की जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट में ये बनता है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होंगे और उनका विचारण यानी ट्रायल भी पृथक पृथक किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एवरी ट्रायल हैज डिस्टिंक्ट चार्जेस एंड एवरी चार्जेस आर ट्राइड सेपरेटली। तो ये जो है क्वेश्चन दो तरीके से बन जाता है। तो पहले आज हम जो है इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल बेसिस पर आरोप को समझ लेना जरूरी है कि आरोप होता क्या है। सीधी सी बात है कि चार्ज जो शब्द है वो जो है एक विधिक शब्द है, यानी कहने का तात्पर्य है कि चार्ज से तात्पर्य ऐसी वस्तु से होता है जिससे कि अभियुक्त को यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि उसने क्या अपराध किया है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि इस व्यक्ति पर मर्डर का चार्ज है तो उससे पता चल जाएगा ना उसने मर्डर किया है। यानी अगर उस पर 302 अधिरूपित कर दी जाए, 302 का चार्ज लगा दिया जाए तो क्या मालूम पड़ेगा, यही पता चल जाएगा कि उसने मर्डर किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आरोप है उसको हम एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा लिखित कथन है जिससे कि अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध की जानकारी प्राप्त हो जाए। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है आरोप और एक होता है अभिकथन, एलिगेशन एंड चार्ज। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति थाने पर जाकर एसएचओ साहब को बोलता है कि इसने चोरी की है, इसने मेरी वस्तु चुराई है, तो ये एक केवल एलिगेशन है। यानी कहने का मतलब है कि वो चार्ज नहीं लगा रहा है, वो केवल एलिगेशन, क्योंकि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा चार्ज अधिरूपित नहीं किए जा सकते। मैं इस बात को अभी रिपीट करके चुका हूं कि जो चार्ज होता है एक लीगल वर्ड होता है, एक विधिक शब्द होता है, और इसलिए वो केवल एक पुलिस ऑफिसर द्वारा या एक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अधिरूपित किया जा सकता है। तो जब थाने पर एक व्यक्ति किसी की शिकायत करता है तो वो केवल एक एलिगेशन वाली बात आती है, अभिकथन वाली बात आती है, और जब पुलिस ऑफिसर द्वारा उन एलिगेशंस के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया जाएगा या एनसीआर लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद जैसी परिस्थिति होगी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसको फिर हम चार्ज के रूप में पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है विचित किया जाएगा, चार्जशीट के रूप में कोर्ट में भेजा जाएगा, फिर कोर्ट उसका कॉग्निजेंस करेगा, इंक्वायरी करेगा, फिर कोर्ट द्वारा आरोप विचित किए जाएंगे, तत्पश्चात उसका ट्रायल होगा। तो ये प्रोसीजर सीआरपीसी में अभिकथित है, और इसलिए जो चार्ज शब्द है वो केवल पुलिस ऑफिसर द्वारा औपचारिक रूप से या फिर कोर्ट द्वारा अभिकथित किए जाते हैं। एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में जो आरोप है वो अभिकथित नहीं किए जा सकते, उसके द्वारा केवल एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, और एलिगेशन को ग्राउंड बनाकर तत्पश्चात इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट कोर्ट में जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ लेना है। अच्छा, इसका जो डेफिनेशन है सीआरपीसी में चार्ज वर्ड को डिफाइन करने की बात है तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसको डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज बी में बताया हुआ है, और डेफिनेशन इस तरीके से है कि आरोप के अंतर्गत जब एक से अधिक शीर्ष हैं तो उसका कोई भी शीर्ष अभिप्रेत है, यानी हेड्स की बात करता है। तो कहने का मतलब है कि कई तरीके के, जैसे अगर हम देखें तो शेड्यूल 2 जो सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल है उसमें फॉर्मेट ऑफ चार्ज बताए हुए हैं, जिसमें कि एक शीर्ष वाले आरोप, दो शीर्ष वाले आरोप, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वाले आरोप, इस तरीके से कई शीर्ष वाले आरोपों को वहां पर अभिकथित किया गया है। और शीर्ष मतलब हेड, यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि एक ही व्यक्ति पर कई तरीके से कई सारी धाराएं अधिरूपित कर दी जाती है। तो वहां पर क्या मतलब हो गया कि उस पर जो है एक ही अपराध के लिए कई धाराएं अधिरूपित की गई हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारता है तो उस पर सेक्शन 323 भी अधिरूपित किया जा सकता है, और उस पर सेक्शन 352 भी अधिरूपित किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समव्यवहार में कई अपराध करता है, जैसे वो चोरी भी करता है और मारपीट भी करता है, तो उस व्यक्ति पर एक से अधिक आरोप विरचित किए जा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि वहां पर कई शीर्ष वाले आरोप, यानी एक ही व्यक्ति पर कई आरोप विरचित किए गए हैं। तो आरोप विरचित करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, जो कि हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर 17 में आ जाते हैं। चैप्टर 17 में आरोप को बताया हुआ है, और चैप्टर 17 211 सेक्शन 211 से 224 तक बताया हुआ है। और सबसे पहले जो 211 है उसमें आरोप की अंतर्वस्तु को बताया हुआ है, यानी कंटेंट्स ऑफ चार्ज को बताया हुआ है। तो आरोप की अंतर्वस्तु यानी आरोप में कौन कौन सी अंतर्वस्तु होंगी, कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, तो उसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट में बता देता हूं। यानी सबसे पहले जब हम आरोप की बात करते हैं, आरोप लगाने की बात करते हैं लिखित रूप में, तो सबसे पहले उसमें अपराध का कथन होगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस। यानी स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस से मतलब कि यह बताया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, अपराध किया है।
उसके बाद सेकंड नंबर पर बात आएगी कि उस अपराध का नाम बताना होगा कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, यानी कहने का मतलब है जैसे मर्डर किया है तो मर्डर किया है, रेप किया है तो रेप किया है, थेफ्ट किया है तो थेफ्ट किया है, तो अपराध का नाम होगा। फिर थर्ड नंबर पर बात आती है कि अब ये जरूरी नहीं है ना कि हर अपराध का नाम हो, यानी आपने प्रैक्टिकली आईपीसी में देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं कि कुछ चीजों को नामित किया गया है, जैसे सेक्शन 378 में चोरी को नामित किया हुआ है, सेक्शन 300 में हत्या को नामित किया हुआ है, और कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिसमें नामित नहीं किया हुआ है, उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी गई है, यानी सेक्शन को वन वर्ड में जो है डिफाइन नहीं किया हुआ है, सेक्शन को वन वर्ड में नहीं बताया हुआ है, उसको पूरा की पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी अपराध का नाम किसी संहिता में उल्लेखित नहीं है तो अपराध के नाम की जगह उस अपराध की परिभाषा बतानी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि नंबर 1 अपराध का कथन होगा, स्टेटमेंट होगा कि भैया संबंधित व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है या ऑफेंस किया है। दूसरे नंबर पर बात आ गई कि कौन सा ऑफेंस किया है, उस अपराध का नाम होगा। और तीसरे नंबर पर बात आती है कि यदि उस अपराध का नाम नहीं है तो फिर अपराध की परिभाषा दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर बात आएगी कि लॉ यानी विधि और विधि की वह धारा, यानी कहने का मतलब है कि जो ऑफेंस है वो किस एक्ट में डिफाइंड है। गैंगस्टर एक्ट है तो गैंगस्टर एक्ट बताना पड़ेगा, पोटा है तो पोटा बताना पड़ेगा, टाडा है तो टाडा बताना पड़ेगा, आईपीसी है तो आईपीसी बतानी पड़ेगी, पुलिस एक्ट है तो पुलिस एक्ट बताना पड़ेगा। तो जो भी रेलिवेंट एक्ट अप्लाई हो रहा है वो एक्ट का नाम और दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जिस सेक्शन में वो ऑफेंस डिफाइंड है वो बताना पड़ेगा। तो वहां पर सीधी सीधी बात है कि जो विधि है, विधि का नाम और विधि की धारा, तो ये चार चीजें हमें याद रखनी है प्राइमा फेसी। कौन कौन सी? अपराध का कथन होगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस। दूसरे नंबर पर अपराध का नाम होगा, नेम ऑफ द ऑफेंस। अगर नाम नहीं है, इन दैट केस डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस यानी अपराध की परिभाषा होगी। एंड फाइनली लॉ एंड द पर्टिकुलर सेक्शन इन विच दैट ऑफेंस वाज पनिशेबल। तो ये चारों चीजें वहां पर बताई जाएंगी। उसके बाद पांचवें नंबर पर बात आती है कि आरोप लगा दिया गया है, इस कथन के समतुल्य होगा कि विधि द्वारा अपेक्षित सभी शर्तें पूरी कर ली गई। यानी ये चारों कंडीशंस पूरी होने के बाद ये प्रिजम्पशन कर ली जाएगी कि जो भी एसेंशियल कंडीशंस लॉ के अधीन डिफाइंड है उन सभी एसेंशियल कंडीशंस को हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद छठे नंबर पर बात आती है कि आरोप जो है वो न्यायालय की भाषा में होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है कि आरोप न्यायालय की भाषा में निरूपित किया जाना चाहिए। और फिर फाइनली बात आती है प्रीवियस कन्वेक्शन की, यानी पूर्व दोषसिद्धि अगर कोई है तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य, स्थान, समय, तारीख, इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक हो। यानी कहने का मतलब है पूर्व दोषसिद्धि से प्रभाव ये होता है, आपने प्रैक्टिकली आईपीसी की धारा 75 देखी होगी कि अगर कहने का मतलब है कि अगर प्रेजेंट में किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप है और वो अपराध उस पर साबित हो जाता है और फिर जो है प्रोसिक्यूशन द्वारा ये भी सिद्ध कर दिया जाता है, ये भी साबित कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने पहले भी कुछ अपराध किया है और पूर्व में भी उस अपराध के लिए वो दोष सिद्ध किया जा चुका है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि वर्तमान में जो सजा होगी उसकी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि वो एक रिपीटेड ऑफेंडर है और इसलिए जो वर्तमान में उसने जो अपराध किया है उसकी जो एक तरीके से इंटेंसिटी होगी, उसकी जो ग्रेविटी होगी वो बढ़ जाएगी। और ये प्रैक्टिकली हर ऑफेंस में होता है, यानी जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए सजा जो होती है वो नॉर्मली उन ऑफेंडर्स से ज्यादा होती है जो कि पहली बार अपराध करते हैं। तो इसलिए अगर जब आरोप की अंतर्वस्तु की बात करते हैं, जब आरोप को विरचित करने की बात करते हैं, तो अगर किसी अभियुक्त के संबंध में कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है तो उस प्रीवियस कन्विक्शन को भी उल्लेखित किया जाना जरूरी होगा। तो सेक्शन 211 में हमने 7 बातें सीखी कि 7 चीजों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले अपराध का कथन होगा, स्टेटमेंट बताया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध किया है। दूसरे नंबर पर अपराध का नाम होगा। थर्ड, अगर नाम नहीं है तो परिभाषा देनी होगी। उसके बाद विधि और विधि की धारा का उल्लेख करना होगा। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट पर बता दिया गया है कि आरोप लगा दिया गया, संबंध का इस कथन का उल्लेख ये है कि संबंधित सभी शर्तों को पूरा कर लिया गया है। आरोप न्यायालय की भाषा में होना चाहिए, 6 नंबर ये कहता है। और फाइनली 7 ये कहता है कि यदि किसी पूर्व दोषसिद्धि का कोई उल्लेख, कोई तथ्य है तो पूर्व दोषसिद्धि के उस तथ्य को वर्तमान आरोप के साथ विरचित किया जाना चाहिए। तो ये सातों कंडीशंस हमें 211 में बताई हुई है। इसके बाद हम नीचे आगे चलते हैं 212 में, तो बता दिया गया है कि आरोप में उस समय और स्थान का उल्लेख होगा, यानी किस पॉइंट पर ऑफेंस किया गया है उस स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है किस टाइम पर अपराध हुआ है उस टाइम का उल्लेख किया जाना चाहिए। और यदि किसी वस्तु के संबंध में उल्लेख किया गया है तो वहां पर उस वस्तु का उल्लेख किया जाएगा। तो वहां पर सेक्शन 212 के तहत अपराध का समय, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, इन सब चीजों का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। फिर उसके बाद बात आती है सेक्शन 213 की, और वो ये कहती है कि अगर 211 और 212 के माध्यम से अपराध की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि आरोप का उद्देश्य यही है कि अभियुक्त को अपराध की वास्तविक जानकारी हो जाए
और अगर 211 और 212 के माध्यम से अपराध की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है तो आरोप की रीति का, अपराध की रीति का वर्णन करना होगा। आरोप में अपराध की रीति का वर्णन करना होगा, यानी पूरा प्रोसीजर बताना होगा कि किस तरीके से अपराध किया गया है, जिससे कि ये पता चल जाए कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है और वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। तो आरोप विरचित करने का जो उद्देश्य है, जैसा कि अभी हमने बताया, वो उसका उद्देश्य यही है कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसने क्या किया है, कौन सा अपराध किया है, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, जिससे वो अपना डिफेंस अच्छे से तैयार कर सके। तो इस तरीके से अंतर्वस्तु का उल्लेख 211, 212 और 213 में किया गया। अब बात आती है आप आगे आरोप में गलतियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन चार्ज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आरोप में कोई त्रुटि है, आरोप में कोई गलती है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर आरोप में कोई त्रुटि है, आरोप में कोई गलती है, तो क्या वहां पर जो अभियुक्त है उसको किसी कोई बेनिफिट दिया जाएगा, या दोबारा से रीट्रायल स्टार्ट होगा, या उस त्रुटि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी जानकारी सेक्शन 215 में बताई हुई है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें उस नेचर ऑफ एरर को देखना पड़ेगा कि वहां पर जो एरर हुई है चार्ज में वो किस प्रकृति की है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि त्रुटि की प्रकृति ऐसी है कि उस त्रुटि के आधार पर, उस गलती के आधार पर, उस ओमिशन के आधार पर, उस लोप के आधार पर अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है, अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा ठीक से तैयार नहीं कर पाया है, अभियुक्त जो है वहां पर कहीं ना कहीं उसको अपना डिफेंस तैयार करने में कोई दिक्कत हुई है, तो वहां पर ऐसी गलती, ऐसी त्रुटि, ऐसा लोप रीजनेबल माना जाएगा, युक्तियुक्त माना जाएगा। और यदि त्रुटि या लोप इस प्रकृति का है कि अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, न्याय की कोई हानि नहीं हुई है, तो फिर ऐसी त्रुटि को, ऐसी गलती को, ऐसे लोप को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उस कार्रवाई को उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा मानो कोई त्रुटि या गलती या लोप नहीं हुआ है। तो यह डिपेंड करता है वहां पर नेचर ऑफ एरर पर कि वो एरर किस नेचर की है, यह डिपेंड करता है वहां पर। कई बार क्या होता है, जैसे अगर एक व्यक्ति पर 2 मर्डर का चार्ज है ना, 2 मर्डर का चार्ज है और अलग अलग दिन उसकी तारीख है 15 और 17। अब गलती से आरोप में जो वहां पर विक्टिम का नाम था, यानी उस पर ए है, उस पर ही आरोप है कि उसने जो है 15 तारीख को किसी एक्स का मर्डर किया है और 16 तारीख को किसी बाय का मर्डर किया है, और उसकी सुनवाई आगे चलती है अगले महीने की 15 और 16 में। लेकिन उल्टा हो जाता है कि वो मतलब आरोप में गलती हो जाती है कि 15 को बाई का नाम लिख दिया जाता है और 16 को एक्स का नाम। तो अब वो बुलावे में पड़ गया, अब वो डिफेंस तो उसी तरीके से तैयार करेगा ना जो उसके पास रिपोर्ट है, और बाद में फिर कोर्ट में पता चलता है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, यानी कोर्ट की गलती की वजह से हुआ है, अधिवक्ता की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन इससे अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है वो तो डिफेंस तैयार करके आया था एक्स के परिप्रेक्ष्य में और सुनवाई हो रही है बाई के परिप्रेक्ष्य में, वो डिफेंस तैयार करके आया है बाई के परिप्रेक्ष्य में, सुनवाई हो रही है एक्स के परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसी गलती को जो है तात्विक माना जाएगा, रीजनेबल माना जाएगा और ऐसी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यह सेक्शन 215 कहता है। और सेक्शन 215 जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप कोरिलेट इसको कर लेंगे सेक्शन 464 से, क्योंकि वहां बता दिया गया है कि अगर आरोप में कोई गलती या त्रुटि होती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये 464 में आगे बता दिया गया। तो इस तरीके से 215 जो है हम लोगों ने डिस्कस की। फिर उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 216 की, कि आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन, यानी ऑल्टरेशन इन चार्ज या एडिशन इन चार्ज, यानी आरोप में कोई परिवर्तन होता है या आरोप जो है कुछ आरोपों को जोड़ दिया जाता है, तो फिर उसका क्या प्रभाव होगा, क्या नए सिरे से विचारण शुरू किया जाएगा या उन कार्रवाइयों को तत्काल रूप से रोक दिया जाएगा। तो वही बात आ जाती है कि यदि संबंधित आरोप में कोई परिवर्तन किया जाता है, यदि संबंधित आरोप में कुछ नए आरोपों को और जोड़ दिया जाता है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि जो वर्तमान में नया आरोप विरचित किया गया है उसकी प्रकृति क्या है, और उसकी प्रकृति के आधार पर जो कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ाई जाएगी। और यह भी देखा जाएगा कि क्या उस पर, उससे जो है अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्या न्याय की कोई हानि हुई है, और यदि ऐसा हुआ है तो फिर कार्रवाई शुरू से शुरू की जाएगी, अदरवाइज जो है कार्रवाई उसी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी मानो जो है कोई परिवर्तन या परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद 217 में ये बताया गया है कि इस तरीके से अगर नए आरोप विरचित किए जाते हैं या कोई एडिशन होता है उसमें, तो फिर क्या विटनेस को दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा से कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो बात वही आती है कि कायदे से विटनेस को दोबारा तभी बुलाया जाएगा, विटनेस को दोबारा समन तभी जारी किए जाएंगे जबकि नए आरोप ऐसे विरचित किए गए हैं जिससे कि अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या कार्रवाई शुरू से दोबारा से शुरू की जानी चाहिए, तब जो है विटनेस को दोबारा बुलाया जाएगा।
अदरवाइज अगर कोर्ट का ये युक्तियुक्त रूप से समाधान करा दिया जाता है कि विटनेस को दोबारा बुलाने का उद्देश्य केवल वहां पर जो है न्याय को जो है विफल करने का है, पक्षकारों को जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो है तंग करने का है, तो फिर जो है दोबारा से विटनेस को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट में सेक्शन 211 से लेके 217 तक जो है आरोप की अंतर्वस्तु, आरोप में गलतियों का प्रभाव, आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन बनता है और ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप होंगे और उनका विचारण भी पृथक पृथक किया जाएगा। ये नियम क्या है और इस नियम के अपवाद क्या है। तो ये जो पार्ट होगा इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 211 से लेके 217 तक डायरेक्ट से आप पढ़ सकते हैं। कोई क्वेरी वगैरह अगर होती है तो आप बाद में कॉलेज आकर मुझसे मिल सकते हैं और क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।